सन 1698 राजा देशराज अपने महल की छत पर टहल रहे हैं कि तभी रानी की दासी उनके पास आती है। रानी नीलावती गर्भवती हैं। आपको बहुत जल्द ही पुत्र होने वाला है। हुकुम, मायावती भी माँ बनने वाली हैं। उनसे भी आपको एक पुत्र सुख प्राप्त होने वाला है। राजा देशराज के चेहरे पर एक डर उमड़ आता है। वो काफी चिंतित नजर आते हैं। वो तुरंत वहां से चले जाते हैं। दोनों ही दासियां इस बर्ताव को समझ नहीं पाती। राजा देशराज अपने कमरे में आते हैं जहां रानी नीलावती बैठी होती है। देशराज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं। नीलावती, तुमने इस खबर से मुझे अति प्रसन्न कर दिया है। बताओ, क्या चाहती हो? क्या सच में वो दे सकते हो जो मैं चाहती हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो नीलावती? साफ कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं इस चीज का गुनहगार हूँ। नीलावती गुस्से में उठती है। क्या मतलब, गुनहगार हो? मैंने आपसे बस एक वचन मांगा था कि उस मायावती के साथ कभी कोई बच्चा नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो। क्या इसी के लिए आपने उसे अपनी रखैल बनाने के बजाय अपनी दूसरी रानी बनाया था? मैं मजबूर था। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो मेरी दासी बनने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने ये। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। इस सल्तनत में सिर्फ मेरा बच्चा राज कर सकता है। मैं उसके अलावा ये राज किसी और के हाथ नहीं आने दूंगी। राजा देशराज कुछ नहीं कहते और वहां से उठकर निकल जाते हैं। इस वाकये के 6 महीने बाद एक औरत महल की काल कोठरी में बंद दिखाई देती है। उसके हाथ और पैर लोहे की सांकलों से बंधे होते हैं और शरीर पर गहरे घाव होते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि गर्भवती मायावती होती है। कुछ समय के बाद राजा देशराज वहां आते हैं। सब यहां से बाहर जाओ। हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी राजा साहब, जो आपने हमारे साथ ये सुलूक किया है? कमी तुम्हारे प्यार में नहीं थी, हमारे नियंत्रण में थी। मुझे माफ करना मायावती, मैं मजबूर हूँ। इस राज को सिर्फ मेरा बेटा ही आगे बढ़ाएगा, ना कि तेरा गंदा खून। काम आज ही हो जाना चाहिए। मैं ज्यादा समय तक ये नहीं झेल सकता। हुकुम, लड़की गर्भवती है। क्या हम इसे इसकी संतान होने तक यहाँ नहीं रख सकते? संतान न हो इसीलिए इसे मरना है। आइंदा अगर राजा के हुक्म का उल्लंघन किया तो तुम्हें भी सजा के तौर पर बाकी मजदूरों की तरह दीवार में चुनवा दिया जाएगा। जैसे ही राजा जी और नीलावती वहां से जाते हैं, मायावती के पास वो पहरेदार आता है। रात को वो पहरेदार अपने घर आता है। उसके घर हर जगह अंधेरा होता है सिवाय एक कमरे के। वो पहरेदार उसी कमरे में जाता है और वहां उसकी माँ के साथ एक नवजात बच्ची होती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। ये बच्ची और किसी की नहीं बल्कि मायावती और उसी पहरेदार की थी, जो पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम्हारे साथ ऐसा लगता है मानो तुम वो हो जिसका मैं हमेशा से इंतजार कर रही थी।
मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ मायावती। शायद अब तुम मुझे और चाहोगे। भला वो क्यों? मेरी कोख में तुम्हारी बेटी है। क्या सच? हाँ, दाई माँ ने इस बारे में मुझे बताया था। हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे और फिर अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देंगे। पर किस्मत को उनका एक होना कभी मंजूर ही नहीं था। मायावती ने उसे छोड़कर राजा से शादी कर ली। पर उस पहरेदार ने फिर भी मायावती से बात करने की कोशिश की। ये क्या हो गया है तुम्हें मायावती? तुमने ये फैसला लेने से पहले एक बार भी हमारी बच्ची के बारे में नहीं सोचा? मैंने सोचा है, तभी मैंने ये फैसला लिया है। मैं बहुत जल्द इस सल्तनत को हासिल करूंगी। पर फूटी किस्मत मायावती को मौत के मुंह तक ले आई। मरने से पहले मायावती की एक आखिरी इच्छा थी। मुझे माफ करना, मैं हमारी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाई। रोशनी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो पहरेदार मायावती को खोने के बाद टूट चुका था। बेटा, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। ये बच्ची मेवाड़ खानदान की नींव है। तुम इसे लेकर चले जाओ। ये लीना को अब पता चल चुका है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और उसे बताने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद मायावती है। और लीना कोई और नहीं बल्कि मेवाड़ खानदान का खून है। लीना अपने आप को संभालने के काबिल नहीं होती। वो तुरंत बेहोश हो जाती है। यहाँ पुरुषोत्तम उस कड़कते हुए बादल को देखकर काफी चिंतित नजर आता है। वो कुछ समय के लिए रुकता है पर फिर बादलों की तरफ जाता है। वो संकरे जंगल के बीच से उस बादल की तरफ जाता है पर यह सब शांति को पता चल जाता है। यहाँ पुरुषोत्तम उस बादल के स्रोत तक पहुंचता है और वहां शांति अपने घर के बाहर आकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा करने लगती है। वो बादल एक पुराने कुएं के ऊपर मंडरा रहा है जो गांव के बाहर है। यहाँ पूरे गांव वाले एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। और क्या आप सच कह रही हैं शांति अम्मा? हाँ, जिस वक्त का हमें इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। पिछले 400 सालों से हमारी पीढ़ी इस पल का इंतजार कर रही थी। तो अब हमें क्या करना होगा? तैयारी शुरू करो। वक्त आ गया है गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलाने का। जैसे ही पुरुषोत्तम उस कुएं के किनारे आता है तभी पुरुषोत्तम पीछे पलटता है और जो वो देखता है उससे उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। उसका हाथ कुएं के किनारे से फिसलता है और वो आखिर पुरुषोत्तम ने वहां क्या देखा? क्या वो लीना को बचा पाएगा? आखिर वो क्या था जिसका इंतजार गांव वाले कर रहे थे? जानने के लिए देखिए आखिरी भाग।